हेलो, गुड मॉर्निंग। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो इस 20 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करता है। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। स्पीड सर्कुलर मोशन में यदि इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स देन फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d स्पीड बाय dt। ये वेलोसिटी नहीं है, यहां पर ये स्पीड है, ये v जो है यहां पर स्पीड है। अब यदि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल यदि ये कांस्टेंट होता है, यदि ये कांस्टेंट है तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यदि ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस डीवी बाय dt को डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा वी का मतलब है स्पीड में चेंज। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 से 6 हो जाती है तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड है 2 सेकंड। तो आपको यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है at इज इक्वल टू आर अल्फा। आर इज रेडियस, तो आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। रेडियस को आप मीटर में रखना है आपको, ये 20 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में रखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। ऐसा यूनिट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड इस तरीके से वेरी करती है, v इज इक्वल टू 2t, टाइम के साथ वेरी होती है। और क्वेश्चन में दिया है कि आपको रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड के बराबर है। जो dv बाई dt फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको स्पीड का स्क्वायर चाहिए डिवाइडेड बाय रेडियस। तो स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू यदि 3 सेकंड यहां पर रखेंगे तो स्पीड आपको मिलने वाली है 6 मीटर पर सेकंड। उसका स्क्वायर कर देंगे और रेडियस से डिवाइड कर देंगे। रेडियस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, सो 20/100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक रोड है जो बेंड है 10 डिग्री एंगल से। तो ये मान लीजिए रोड है और ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो 10 डिग्री के बराबर है। भले ही डायग्राम में 10 डिग्री नहीं लग रहा हो, लेकिन ये 10 डिग्री है मान लीजिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस जो है इस बैंक रोड की वो 10 मीटर के बराबर है। रेडियस हमने लिख लिया, रेडियस इज 10 मीटर, यानी कि ये रोड जिस सर्कल का पार्ट है दैट इज ऑफ 10 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि कितनी स्पीड से किसी व्हीकल को टर्न करना चाहिए इस रोड पर, कितनी स्पीड से इस व्हीकल को टर्न करना चाहिए जिससे कि नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सफिशिएंट हो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन के बिना इस बैंक्ड रोड पर ये सेफली टर्न कर सकें। तो कंडीशन होती है फ्रिक्शन के बिना, फ्रिक्शन के बिना, फ्रिक्शन के बिना बैंक्ड रोड पे, बैंक्ड रोड पर टर्न करना है, टर्न करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखें, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और यहां पे रेडियस की वैल्यू आप पुट करेंगे, रेडियस कितना है 10 मीटर, g कितना है आपके पास 10, और 10 ऑफ 10 डिग्री वो क्वेश्चन में दिया है अप्रोक्सीमेटली 0.4 के बराबर, कितना है 0.16 के बराबर, सॉरी 0.16 के बराबर क्वेश्चन में दिया है 10 ऑफ 10 डिग्री। इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यदि आप 4 मीटर पर सेकेंड से आप ड्राइव करेंगे इस बैंक रोड पर तो आप बिना किसी फ्रिक्शन के रिक्वायरमेंट के आप इसको पार कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन ओनली हियर इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m,
और वो एक सीलिंग से कनेक्टेड है, एक सीलिंग से कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के थ्रू, और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L के बराबर है। ये जो रस्सी है यहां से लेके यहां तक की, उस रस्सी का लेंथ है L, और इस रस्सी के एक एंड पर एक पार्टिकल बंधा हुआ है जिसका मास है m के बराबर। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पार्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व करता है जिसका रेडियस r के बराबर है। इसका मतलब ये जो आपके पास सर्कल है, ये जो आपके पास पार्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है लाइक दिस, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। डायग्राम देख पा रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये जो रेडियस है बेटा यहां से लेके यहां तक, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल r के बराबर है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास है r के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस पार्टिकल का स्पीड आप बताइए। तो एक पार्टिकल का जो स्पीड है इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगा कुछ v, हमें वो स्पीड कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जिसमें हम सारे फोर्सेस को एनालाइज कर सकें। देखिए ये जो पार्टिकल है, मैं इस सर्कल को यहां पे दोबारा बना रहा हूं, सर्कल को मैं दोबारा बना रहा हूं लाइक दिस इज सर्कल। यहां पे पार्टिकल कभी होगा, मान लिया यहां पे पार्टिकल है, कहीं पे भी मान सकते हैं। ये सीलिंग है दोस्तों, ये लेंथ है L के बराबर, ये रेडियस है R के बराबर, मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा के बराबर, ये मैंने अज्यूम कर लिया दोस्तों, ये थीटा एंगल है। इस पार्टिकल के ऊपर स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन फोर्स लगने वाला है यहाँ पे T, बिकॉज रस्सी से बंधा है, तो रस्सी अपने से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाती है जिसे टेंशन कहा जाता है। सो दिस पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग अ पुलिंग फोर्स बाय द स्ट्रिंग, तो ये टेंशन हो गया, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होने वाली है mg के बराबर, ठीक बात। अब दोस्तों देखिए कि ये एंगल थीटा है, यदि मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक बात। इस टेंशन के दो कंपोनेंट आप कीजिए, टेंशन का एक कंपोनेंट होगा t cos थीटा और टेंशन का एक कंपोनेंट होगा t sin थीटा। मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन यहां पर नहीं हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लगा सकता हूं। तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो आपको मिलेगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप याद रखें कि सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट कर्व पे मूव कर रहा है, तो हम लिखते हैं कि सारे फोर्सेस जो सेंटर की तरफ हैं उनका सम इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, या इसको r ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आप इसको v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं, इसको आप m r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो भाई यहां देखिए कि इस सर्कल का सेंटर, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर यहां पर है, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है t sin थीटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा t sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी चीज क्या है कि आप ज्योमेट्री से एंगल थीटा निकाल सकते हैं। कैसे कि ये बेटा रेडियस है, ये लेंथ है, ये थीटा है, तो आप इस ट्राइंगल से सारे एंगल्स निकाल सकते हैं कि ये वाली साइड होने वाली है आपके पास L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको यहां से मिल जाएगा। आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये साइड पता है, और ये एंगल थीटा पता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं यहां से, और आपको अल्टीमेटली जो स्पीड की वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। जो कार है वो इस कर्व्ड ट्रैक पर मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड है v के बराबर, कांस्टेंट स्पीड दिया नहीं है, मान लीजिए v के बराबर है, v के बराबर मैंने मान लिया उस कांस्टेंट स्पीड को। अब कहा गया है कि यदि इस पॉइंट पर, रोड के इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू na के बराबर है और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू nb के बराबर है, तो na और nb में से कौन बड़ा होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों कि जब यहां पर कार आएगी, ए पॉइंट पर जब कार आएगी तो कार की स्पीड होने वाली है टेंजेंट के अलोंग लाइक दिस, स्पीड v। जब कार यहां पर होगी तो कार की स्पीड होने वाली है इस तरफ, स्पीड v। इस कर्व्ड पाथ को हम मान सकते हैं कि ये एक सर्कल का पार्ट है,
इस कर्व्ड पाथ को मान सकते हैं कि एक सर्कल का पार्ट है और इस सर्कल का रेडियस आप मान लीजिए कैपिटल आर के बराबर। इस सर्कल का आप रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर के बराबर। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिए, कि इस कर्व्ड पाथ को माना जा सकता है कि ये एक इस बड़े सर्कल का पार्ट है। तो मैं इस मोशन को, इस कर्व के इस पॉइंट पे जो मोशन है उसको मैं सर्कुलर मोशन मान सकता हूं इस सर्कल का। सिमिलरली मैं इस कर्व के पार्ट को, इस पार्ट को मैं इस सर्कल का पार्ट मान सकता हूं। सो दिस इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। मैंने इस सर्कल का रेडियस मान लिया स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, तो देखिए इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहां है, ये सर्कल का सेंटर है। इस सर्कुलर मोशन में सेंटर कहां पर है, सेंटर यहां पर है। तो आप सारे फोर्सेस दिखा दीजिए कौन कौन से फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। एक लग रहा होगा यहां पे नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, एक लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, दो ही फोर्स है और कोई फोर्स तो है नहीं। यहां पर भी एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, लेट्स से इसको nb कह देते हैं, इसको na कह देते हैं, ठीक है, और नीचे लग रहा होगा अभी भी mg के बराबर फोर्स। क्या ये फोर्स बराबर होंगे, क्या नॉर्मल और mg बराबर होंगे? तो जवाब है नहीं दोस्तों। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना है, कर्व में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना है, तो उसके पास कम से कम सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो मस्ट है, होना ही चाहिए सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, वरना वो कर्व पाथ पर मूव नहीं कर सकता है। सो दिस इज नॉट एन दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस नहीं करें कभी भी। नॉर्मल की वैल्यू mg रट लेते हैं लोग कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है, नहीं। जब सर्कुलर मोशन हो तो समझ जाएं, जब सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू mg। ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो ये इसके पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ कह सकते हैं सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है ac। यहां पर भी कह सकता हूं सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा कुछ ac डैश। तो यहां पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा दैट mg माइनस na इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, लिख सकता हूं। तो यहां से आपको नॉर्मल एट a मिल जाएगा इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये इक्वेशन में यहां पे लिख सकता हूं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mg माइनस nb इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां आपको मिलेगा दूसरे वाले पार्ट में दैट nb इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैलकुलेट करना यह है कि na और nb में से कौन ज्यादा होगा। तो देखिए जिसका रेडियस छोटा उसके लिए ये क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज रेडियस छोटा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्वांटिटी ज्यादा होगी और ये ज्यादा क्वांटिटी इसमें से माइनस हो रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ऐसे ही आप यहां भी देख सकते हैं कि रेडियस यदि ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और इस mg फिक्स्ड क्वांटिटी में से कम चीज माइनस होगी तो ये चीज जो है ये बड़ी होने वाली है कंपेयर टू दिस। तो हम कह सकते हैं na जो है वो छोटा है nb से, सो na इज स्मॉलर देन nb, na इज स्मॉलर देन nb। तो आप सही ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक डिस्क है और डिस्क जो है वो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट करती है, और उस डिस्क पर एक कॉइन रखा है, कुछ सेंटर से डिस्टेंस दिया है, और वो हंसी खुशी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। बेचारा कॉइन जो है रिवॉल्व कर रहा है हंसी खुशी, कोई स्लिपिंग यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। तो हमें बताना यह है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है कॉइन और उस डिस्क के बीच में। तो सवाल में यहां देखेंगे ये बेटा डिस्क है और डिस्क जो है अपने सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। क्या दिया है कि एंगुलर स्पीड दिया हुआ है कि 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। देखिए एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन, तो यहां पे 3.5 रिवॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 3.5 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो आपके पास ओमेगा मिल जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जो कॉइन रखा है बेटा, वो कॉइन रखा है सेंटर से 1.25 सेंटीमीटर दूर। तो ये जो कॉइन है बेटा ये रखा है यहां पर, डिस्टेंस r मान लीजिए, r की वैल्यू है 1.25 सेंटीमीटर, और ये बड़े मजे से घूम रहा है। अब ये घूम रहा है तो इसका मतलब ये सर्कल में घूम रहा है,
सही बात है कि डिस्क को यदि गोल गोल घुमाएंगे तो एक कॉइन जो है ये भी एक सर्कल में घूमेगा। मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं इसका, तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं इस कॉइन के पाथ का टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉइन है बेटा, और ये कॉइन जो है स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो ओमेगा डिस्क का है वही ओमेगा इस कॉइन का भी होगा। अब तो यहां पर फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ये बराबर है किसके, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। और मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन यहां पर एम जी के बराबर है। तो मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू एम ए सी के बराबर रख दूंगा, तो यहां जाएगा आपके पास एम ए सी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। अब मास जो है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो मैं इसको यहां से कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो हमारे पास मिलता है म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए सी बाय जी। म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए सी बाय जी, और ए सी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो भाई ये मिल जाएगा आपके पास म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, रेडियस कितना है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर को मीटर में बना देंगे। ओमेगा स्क्वायर इज 49 पाई स्क्वायर, 49 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लीजिए डिवाइडेड बाय जी। तो ये आप इसको सॉल्व करिए, 10 से 10 गया, और आप 49 को अप्रोक्सीमेटली 50 मान लीजिए, तो 50 से गया 2 टाइम्स, और आपके पास बनेगा यहाँ पे म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.62। तो जो ऑप्शन 0.62 से ज्यादा हैं उनको आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 0.7, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। देखिए सवाल आसान है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे है, और इस स्प्रिंग से कनेक्ट है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक को सर्कल में रिवॉल्व किया जा रहा है लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। और इस स्प्रिंग में अभी इलॉन्गेशन है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैंने मान लिया इसको रिवॉल्व कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और इसमें इलॉन्गेशन है 1 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ L0 है, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी L0 प्लस 1 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि L0 जो है इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अच्छा, तो सर ये घूम कैसे रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए भाई, जब स्प्रिंग खिंच जाएगी, स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, तो इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग पुलिंग फोर्स लगाने वाली है। स्प्रिंग इसको पुल करेगी, कहां, तो मेरी लेंथ को बढ़ा रहा है, वापस आ चल। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा के एक्स के बराबर, और वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट k इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मास m किस रेडियस में घूम रहा है, दैट इज L0 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया जाता है तो एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर हो जाता है, 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे सिमिलरली एलोंगेशन हो जाता है 5 सेंटीमीटर, तो k इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू m। रेडियस जो है वो भी बढ़ जाएगी, पहले एलोंगेशन 1 सेंटीमीटर था तो रेडियस L0 प्लस 1 थी, अब 5 सेंटीमीटर हो जाने पर ये हो जाएगा L0 प्लस 5 इंटू ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हम लिखेंगे, 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अब एंगुलर स्पीड जो है वो डबल हो चुकी है। इन दोनों रिलेशंस में आप इनको डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से, तो आपको मिल जाएगा L0 की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये एक आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल है like this। और इसको रिवॉल्व किया जाता है लेट्स से एंगुलर स्पीड ओमेगा से। एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है, इससे इसको रिवॉल्व किया जाता है। तो इस स्मूथ स्फीयर के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है बेटा, एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, और वो ब्लॉक भी रिवॉल्व करता है कुछ एंगल बनाते हुए। ये एंगल थीटा बनाते हुए ये रिवॉल्व करता है, यानी कि साथ साथ घूमता है गोल गोल। तो जब ये ब्लॉक भी अंदर गोल गोल घूमेगा तो मैं इसके द्वारा इनक्लोज किए जाने वाला सर्कल जो है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूं, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस।
कुछ ऐसा होने वाला है इसका सर्कल, ये सर्कल में रिवॉल्व करेगा। तो आप ध्यान से देखें, यदि मैं इस सेंटर को नाम दे देता हूं O, इस पार्टिकल की इस पोजीशन को नाम दे देता हूं मैं P, और इसको मैं नाम दे देता हूं C, तो आपको ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये O है, ये आपके पास है C, और ये आपके पास है P, और P जो है तो C के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है पॉइंट P, पार्टिकल यहां से इस पाथ के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके सर्कल का सेंटर हुआ ये, जो पार्टिकल P से जो पार्टिकल है जो घूम रहा है उसका सर्कल का सेंटर है C के बराबर, C पर है सर्कल का सेंटर। तो हमें ये थीटा एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है। और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, रेडियस दिया है r के बराबर, ये रेडियस r हो गई बेटा, O से लेके P तक का डिस्टेंस। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल ऐसे क्यों लगाया, बिकॉज हम जानते हैं कि ये एक सर्कल है, ये स्फीयर है, इसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो मैंने नॉर्मल दिखा दिया। ये सेंटर है, इस हेमिस्फीयर का सेंटर, हेमिस्फीयर के सेंटर से इसका नॉर्मल पास करेगा, ठीक बात है। और इसके ऊपर लगेगा एक mg के बराबर फोर्स नीचे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ n sin थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा n cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। सो n cos थीटा को हम लिख सकते हैं mg के बराबर, क्वेश्चन नंबर 1। और n sin थीटा जो फोर्स है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर के, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के m इनटू रेडियस कितना है ये रेडियस आप निकाल सकते हैं कि ये r है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास r sin थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपके पास रेडियस मिलेगा यहाँ पे r sin थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नहीं डिवाइड नहीं करिए, sin थीटा तो चला ही गया, तो आपको यहां से cos थीटा मिल जाएगा बड़े आराम से, नॉर्मल की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा, और वही आपसे पूछा है, आपसे ओमेगा पूछा है, ओके, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है वो इस कर्व पाथ पर मूव करता है और जिसका रेडियस है 20 मीटर के बराबर, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो t³ + 5 के बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल। और हम जानते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या रिलेशन होता है, दैट स्पीड इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू d डिस्टेंस बाय dt। यदि हम डिस्टेंस ट्रेवल को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, तो आपके पास स्पीड मिल जाती है कितनी, भाई डिफरेंशिएट करिए इसको, तो 3t² के बराबर आपको स्पीड मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है भाई क्या, d स्पीड बाय dt, ये बन जाएगा आपके पास 60। क्यों 80 कैसे निकाल दिया सर आपने, बिकॉज ये जो पार्टिकल है ये कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, बिकॉज स्पीड इसका वेरिएबल है, स्पीड इसका वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसके पास इस तरफ। और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, AC इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आपसे पूछा कब गया है t इज इक्वल टू 2 पर, आपसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यदि सिर्फ वर्ड एक्सेलरेशन लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, तो भाई इन दोनों की वैल्यू निकालिए, फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे AC और AT का। तो 6 × 2 एट t इज इक्वल टू 2 आप निकाल लेंगे AT, मिल जाएगा आपके पास 6 × 2, और यहाँ से आपको AC मिल जाएगा। V स्पीड कितना है भाई, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड कितना है, स्पीड है आपके पास 12, तो आ जाएगा आपके पास 12² डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस इज 20, रेडियस इज 20। तो अब आप कर सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, जोड़कर आपको आंसर मिल जाएगा नेट एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक पार्टिकल जब r, थीटा पॉइंट पर होता है, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो जब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है r के बराबर, कैपिटल R, और ये एंगल है थीटा के बराबर, तो पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में दिया है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की परिभाषा ये है कि जब स्पीड सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है
तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यदि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, होने वाला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो होगा इस तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये एंगल थीटा है भाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो एसी के आप दो कंपोनेंट कर लीजिए, क्योंकि हमें आई कैप जे कैप पे लिखना है। तो एसी का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे एसी कॉस थीटा, और एसी का नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा एसी साइन थीटा। तो आप यहां पे लिख दीजिए एसी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस एसी साइन थीटा माइनस जे कैप, ये आपको मिल जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो आप यहां पे एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर पुट कर देंगे, तो वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा माइनस जे कैप, आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ दो। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक कार जो है वो 400 मीटर रेडियस का एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे टर्न कर रही है। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी सेफ टर्निंग के लिए, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 के बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पर, हॉरिजॉन्टल रोड, अनबैंक्ड रोड, जो बैंक्ड नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल रोड के लिए फॉर्मूला देखिए, हॉरिजॉन्टल रोड पर जो सेफ स्पीड होती है, या मैक्सिमम स्पीड कह सकते हैं जिससे वो सेफली टर्न कर सकता है, सो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी के बराबर। म्यू है 0.2, रेडियस है कितना 400 मीटर, जी की वैल्यू है 10, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 800, आ जाएगा आपके पास 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो सेफ स्पीड है, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो सेफ स्पीड है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड के लिए फॉर्मूला, याद रखेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच सम व्हीकल कैन मेक अ टर्न सेफली विदाउट स्किडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड है मतलब समझ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। उसमें कहा है कि उसमें मैग्नीट्यूड इन द चेंज इन वेलोसिटी पार्टिकल के बारे में बताना है जब वो 60 डिग्री एंगल घूम चुका होगा। 60 डिग्री एंगल घूमने में उसका कितना वेलोसिटी में चेंज आया है। तो आप यहां पे देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं मान लेता हूं कि पहले पार्टिकल यहां था, तो उसकी वेलोसिटी है इस तरफ और वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 जे कैप लिख सकता हूं उसको। 60 डिग्री एंगल जब वो घूम जाएगा, 60 डिग्री जब वो घूम जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाने वाली है इस तरह से। इसके कंपोनेंट ले लीजिए आप, ये 60 है तो ये 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। ठीक बात। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे v cos 60 यानी कि v/2 j कैप, और यहाँ पे मिलेगा v sin 60, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट विल बी 10/√2 j कैप प्लस 5√3 माइनस आई कैप, ये फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 10 j कैप के बराबर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, अभी 10/2 है ये, बेसिकली 10/√2 नहीं है, तो ये 5 बेटा, तो ये 5 है, सो इट्स 5 j कैप, इट्स 5 j कैप। तो 5 j कैप यहाँ पे माइनस 10 j कैप, तो आपको मिलेगा माइनस 5 j कैप, और यहां मिलेगा आपको 5√3 माइनस आई कैप। ये आपके पास डेल्टा v वेक्टर है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, सो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हो जाएगा आपके पास 75 प्लस 25 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये कार्ट है, कार्ट में एक रॉड है, रॉड के एंड एक पार्टिकल है जिसका मास है m के बराबर, और जब ये कार्ट एक 10 मीटर रेडियस के एक टर्न पे मूव करती है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वर्टिकल से बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस समय जो कार्ट है, कार्ट के पास एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा ac के बराबर,
AC को लिख सकता हूं मैं r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय r, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, इसके पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक बात। अब यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस कार्ड का, इस पेंडुलम का, मैं इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए ये पेंडुलम है, तो ये मान लीजिए सेंटर है, ये सेंटर जो यहां पर है रोड का सेंटर, वो सेंटर यहां पर है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है इस तरफ। तो मैं यदि विद रिस्पेक्ट टू कार्ड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज कार्ड इज एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट हमें लगाना पड़ता है सूडो फोर्स। तो इस पार्टिकल पर यहां एंगल थीटा पर मैंने सूडो फोर्स लगाया, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय कैपिटल R के बराबर। इसके पार्टिकल के ऊपर एक टेंशन होगी रॉड की वजह से, लेट्स से T, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन की वजह से mg। अब ये सारे फोर्सेस जो हैं इनको आप इक्विलिब्रियम में कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम में कर देंगे, ये एंगल थीटा है तो आ जाएगा आपके पास एंगल थीटा, तो आ जाएगा आपके पास t cos थीटा, आ जाएगा आपके पास t sin थीटा को इक्वेट कर देंगे, t cos थीटा को mg के बराबर और t sin थीटा को mv स्क्वायर बाय r के बराबर कर देंगे, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर, बिकॉज इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे सवाल नंबर 14 में आपको दिया है कि एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, जिसका लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज आल्सो 0.5 मीटर। आपसे कहा गया है कि यदि ये स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल जो है वो 324 न्यूटन है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड कितनी हो सकती है। कि इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में कितनी तेजी से इसको घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस पार्टिकल को कितनी तेजी से घुमा सकते हैं यदि इस रस्सी में टेंशन 324 न्यूटन हो सकता है। तो दोस्तों देखिए मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा के बराबर, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। ये आपके पास है पार्टिकल पेंडुलम, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा के बराबर, ये घूमता है इस सर्कल में, ये घूमता है इस सर्कल में, इसके ऊपर एक लगेगा टेंशन T, एक ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, एक नीचे लगेगा mg। हमें पता है कि इसका जो सर्कल है उसका सेंटर है यहां पर, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के कंपोनेंट भी सेंटर की तरफ आएंगे और सेंटर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में आएंगे, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे। तो टेंशन का एक कंपोनेंट करना है आपको t cos थीटा और टेंशन का एक कंपोनेंट करना है t sin थीटा। ठीक, इसका लेंथ दिया है l, तो ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस l sin थीटा। तो यहां से मैं लिखने वाला हूं t sin थीटा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इज m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज l sin थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर, लिखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएगी तो आपको मिलेगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से मिल जाएगा जो ओमेगा की वैल्यू है, दैट इज t अपॉन ml का अंडर रूट आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन डालेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी यहाँ से, तो सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पहली इक्वेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दिया हुआ है u इज इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है कि माइनस ऑफ du बाय dr इज इक्वल टू फोर्स। तो यदि इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा, तो करिए डिफरेंशिएट इसको, तो आपको मिलेगा 2k अपॉन आर क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। और ये फोर्स क्वेश्चन में दिया है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, इसी फोर्स की वजह से सर्कल में घूमता है। तो मैं इस फोर्स को लिख सकता हूं मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको लिखा जा सकता है m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, बिकॉज सर्कल में ये रिवॉल्व करता है, तो वी स्क्वायर बाय आर हमने लिख दिया। एक रेडियस से एक रेडियस गया और आपको यहां पे मिलता है, इस 2 को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा k अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी हमें k बाय आर स्क्वायर मिल चुकी है, तो टोटल एनर्जी यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर बाय 2 r, कितना है k बाय 2 k बाय आर स्क्वायर, दिस इज k बाय आर स्क्वायर प्लस माइनस k बाय आर स्क्वायर, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0 के बराबर। तो टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की कितनी होगी 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में रिवॉल्व करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करता है, ये कोन है,
ये एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, स्मूथ कोन है, कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और रेडियस दिया है इसका r, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, इस पार्टिकल के सर्कल का सेंटर। तो ये चार ऑप्शंस हमें चेक करने हैं। तो देखिए दोस्तों कि ये कोन में ये मूव कर रहा है, तो कोन का सरफेस होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ इस तरीके से। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि फोर्सेस के कंपोनेंट सेंटर के अलोंग होने चाहिए। तो एक और कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक फोर्स है इसके ऊपर mg फोर्स है। अब देखिए कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूं ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये होगा थीटा के बराबर। देख लीजिए, और ये पार्टिकल है, नॉर्मल रिएक्शन है इस तरह से, mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये एंगल हमने निकाल दिया है वर्टिकल के साथ, कितना है, थीटा के बराबर। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। समझ गए अब आप कि आगे क्या है, कि n sin थीटा को आप पुट करेंगे mv²/r, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट गलत है, कौन सा पार्ट सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि दो रस्सियां हैं जिनकी लेंथ LL है, ऊपर वाली में टेंशन T1 है, नीचे वाली में टेंशन T2 है, और ये रिवॉल्व कर रही हैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। रस्सियां नहीं, ये पार्टिकल जो इनसे कनेक्टेड है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। आपको बताना है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, ये एंगल क्वेश्चन में 30 दिया है, ये लेंथ L के बराबर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये L है, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा हो जाएगा, ये L sin थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास L sin थीटा, रेडियस जिसमें ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। इस पार्टिकल के ऊपर इस रस्सी की वजह से एक फोर्स लगेगा टेंशन T1, इस पार्टिकल के ऊपर इस रस्सी की वजह से फोर्स लगेगा T2। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये भी 30 होगा। इस T1 का कंपोनेंट करेंगे ऊपर की तरफ तो आपको मिलेगा T1 cos 30, और इस T2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ करेंगे तो आपको मिलेगा T2 cos 30। और कोई फोर्स है क्या, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर। इस टेंशन के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपके पास T1 sin 30, एक होगा आपके पास T2 sin 30। तो हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ जितने भी फोर्सेस हैं इस पार्टिकल के ऊपर, उनकी वैल्यू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा T1 sin 30 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज L sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 L sin 30 है, बेसिकली L sin 30। और दूसरी इक्वेशन ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम वाली, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। क्या लिख सकता हूं मैं, T1 cos 30 इज इक्वल टू mg प्लस T2 sin cos 30। इक्वेशन नंबर 2। यहां पे जनरली लोग जो है mg को भूल जाते हैं और इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन है आपका गलत हो जाएगा, mg को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पेंडुलम है, और वो पेंडुलम को इस रस्सी से बांध दिया जाता है, इस रस्सी RP से इसको बांध दिया जाता है, और आपसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग में जब इसकी पोजीशन OP है तो आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में। तो देखिए, ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है कंप्लीटली, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लीजिए T के बराबर, इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लीजिए T डैश के बराबर, और इसका खुद का ग्रेविटेशनल वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg के बराबर, और ये सारे फोर्सेस जो हैं आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। ये सारे जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं कि ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये 45 है तो ये 45 होंगे सारे एंगल्स। तो एक कंपोनेंट T का आएगा T cos 45, और एक कंपोनेंट आएगा T का T sin 45। तो आप इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो मेरे पास आएगा आंसर T/√2 इज इक्वल टू mg, और आपके पास मिल जाता है T इज इक्वल टू √2 mg। मास कितना दिया है, मास दिया है आपको 1 kg के बराबर, तो आपको 10√2 टेंशन की वैल्यू मिल जाती है इन दिस स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग दिस बॉल
एंड द सीलिंग। इस रस्सी में आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाती है। अब ये क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग आरपी को कट कर देते हैं और ये जो बॉल है झूलती हुई, यहां से झूलती हुई ओ क्यू पोजीशन में आ जाती है। तो जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो मोशन जो है वो हमारी बॉल का हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ये हमारी जो बॉल है ये यहां से लेकर यहां तक जाएगी और ये एंगल 45 यहां पर ये बना रही है, ये अब इसका सर्कुलर मोशन है और यहां पर आकर वो इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगी और फिर वो वापस यहां पर वापस आएगी। तो इस पोजीशन में हमें टेंशन बताना है इस स्ट्रिंग में कितना होगा। तो मैंने मान लिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन अभी है T1 के बराबर और नीचे फोर्स लग रहा है mg के बराबर, mg के बराबर फोर्स है नीचे की तरफ। तो हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो कंपोनेंट्स हैं वो सेंटर के अलोंग किए जाते हैं, सेंटर के अलोंग किए जाते हैं। तो भाई ये जो हमारे पास रस्सी है ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से। तो देखिए सेंटर कहां है, इस तरह के सर्कुलर मोशन में सेंटर कहां है, सेंटर है आपका यहां पर, सेंटर है अब आपका यहां पर। ध्यान रखिए सेंटर देखना आ गया आपको कि ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो इसका सेंटर जो है वो यहां पर है। तो सेंटर के अलोंग हमें कंपोनेंट्स करने होंगे। तो mg का एक कंपोनेंट ये 45 है तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg समथिंग थीटा और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस तरफ mg/√2। तो हम इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं बिकॉज इस पेंडुलम का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू mg/√2। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10/√2 इज इक्वल टू 5/√2। तो आपको आंसर मिल जाएगा 5/√2 जब स्ट्रिंग इस तरीके से OQ पोजीशन में आ जाती है और जब स्ट्रिंग OP पोजीशन में होती है तो इसमें टेंशन होता है 10√2 के बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक कार है और वो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है। उस सर्कुलर रोड का रेडियस दिया है क्वेश्चन में r के बराबर और उसकी स्पीड इस कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में दिया है कि उसके बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कार के और रोड के बीच में म्यू के बराबर है। आपको बताना है कि कितनी स्पीड पर कार स्किड हो जाएगी। तो ये आपके पास एक कर्व्ड रोड है और यहां पे कार जो है मूव कर रही है। कार के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है a के बराबर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है और ये क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। सेंटर यहां पर है तो सेंटर की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू होगी ac के बराबर। अब ये दोनों एक्सेलरेशन का जो सम है वो नेट एक्सेलरेशन कहलाता है। इन दोनों का जो सम होगा वो कहलाएगा आपके पास नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगा कहीं नेट एक्सेलरेशन। और आप बताइए मुझे कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जो है ये कौन सा फोर्स इस एक्सेलरेशन को दिलवाया होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो इस तरीके से होगा, mg जो है वो अंदर की तरफ होगा और x इस डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन वो इस नेट एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रहा है। उस फ्रिक्शन की वजह से ये सर्कल में घूम रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन के। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यदि हमें एक्सट्रीम कंडीशन निकालनी है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी पे ये नहीं स्किड होगी तो हम इस म्यू की फ्रिक्शन की वैल्यू आप म्यू एस इंटू एन रख सकते हैं। नॉर्मल इस केस में mg के बराबर होगा इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन दैट इज ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर का अंडर रूट। आप इस रिलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। ac की वैल्यू आप पुट करेंगे v²/r और at की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है a के बराबर। यहां से v की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है आपको कि एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। एक क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक पार्टिकल है और उसको प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से एंगल थीटा से। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो उसका पाथ है उसको माना जा सकता है एक सर्कल की तरह। इसको u स्पीड से फेंका गया है एंगल थीटा से, तो इसका पाथ है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल होता है तो इसके इस कर्व्ड पार्ट को एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है लाइक दिस। इस सर्कल का रेडियस मान लिया मैंने r के बराबर है और इस समय स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर आप जानते हैं कितनी होती है, u cos थीटा के बराबर। और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस समय नीचे की तरफ है g के बराबर।
तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो हमें लिखना पड़ता है। तो स्पीड इसकी है u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर विच इज d। तो आपको आंसर मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का इस तरीके से।